हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि इस टाइम शाम के 8 बजे हम लोग मिलते हैं इवनिंग करंट अफेयर्स के लिए हमारे, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स की वीडियो है हम दिन में 2 टाइम आती है, हमारी 2 वीडियोस आती है, 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक आती है मॉर्निंग करंट अफेयर्स की जो सुबह को 8 बजे आ जाती है, एक आती है इवनिंग करंट अफेयर्स की जो शाम को 8 बजे आती है, ठीक है। और ये 2 हिस्सों में हमने इसलिए बांटी हुई है ताकि हम पूरे दिन के जो करंट अफेयर्स है उनको तो कवर कर सके, ठीक है। उनको हम मतलब एक करंट अफेयर्स के बाद पूरे 24 घंटे का इंतजार ना करना पड़े, जो एक वीडियो के बाद, ठीक है, हम जो है बिल्कुल अप टू डेट रहे। इस वजह से हमने इनको 2 हिस्सों में बांटा है। और दूसरा इसलिए बांटा है हमने इसे 2 हिस्सों में ताकि एक साथ बहुत सारी न्यूज आपको ना देनी पड़े। मान लीजिए किसी दिन बहुत सारी न्यूज है, ठीक है, और बहुत सारी न्यूज है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम उसको डिटेल से समझाने लगे तो वीडियो छोटे करने के चक्कर में हम फिर बहुत कम कम बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने 2 हिस्सों में बांटी है ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो होने का हमें खतरा मतलब कोई परेशानी भी ना हो और हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए सारा कुछ, जो भी न्यूज होगी, जो भी करंट अपडेट या जो भी करंट अफेयर होगा उसको बहुत अच्छे से आपको बहुत डिटेल में आपको समझा सके। क्योंकि देखिए डिटेल में जाना बहुत जरूरी है, देखिए। अगर फैक्चुअल तो आप जान लोगे, फैक्चुअल तो आप रट लोगे, देख लोगे, ठीक है ना, पढ़ लोगे, याद कर लोगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है ना, जब फैक्चुअल भूल गए, फैक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप भूल गए तो फिर खत्म वो क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर आपको उसकी बैक स्टोरी पता है किसी चीज की, कोई भी न्यूज कोई भी अपडेट है, तो क्या होता है आप न्यूज जो आपकी पूरी बैक स्टोरी है उससे पूरी ट्रेस कर सकते हो न्यूज को, ठीक है। और आप अगर बैक स्टोरी आपको याद आ गई तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो ऑप्शन देके कि कौन सा उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है आपकी इवनिंग करंट अपडेट्स की वीडियो। आज डेट क्या है, 24 जनवरी 2023, 24 जनवरी 2023 आज डेट है। और इवनिंग के करंट अपडेट्स की वीडियो है, ठीक है ये। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहली जो न्यूज है वो क्या है, पहली न्यूज है आपकी NABH एंड HSSC साइंड MOU फॉर रिकॉग्निशन एंड स्किलिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जो ये आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है किसका, NABH और दूसरी क्या है HSSC। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हैं कोई भी डील करनी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी, ठीक है, जब आपकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो सब कुछ पेपर पर साइन करने पड़ते हैं। चलिए ये तो बहुत वो हो गई, बहुत लोगों ने जमीन नहीं खरीदी होगी, हमारे एज में जमीन नहीं खरीदते हम लोग, पापा मम्मी खरीदते हैं हमारे। लेकिन कोई बड़ा खरीदता घर का। लेकिन मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हो या फिर आप मान लीजिए कॉलेज या स्कूल में एडमिशन भी कराने गए, ठीक है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको साइन करने पड़ते हैं सारे, ठीक है। इसी तरह जब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डील्स करती हैं तो वो लोग भी तो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, उनको भी तो लिखित में चाहिए सब कुछ, क्या क्या बात हो रही है, क्या क्या बात नहीं हो रही है, किस क्या क्या हमने डिसाइड किया, किस चीज के ऊपर हमको बात करनी है। तो जो पेपर्स जो वो डिटेल्स साइन करते हैं ना जिन पेपर्स को, उस पूरे को एक साथ बोलते हैं MOUs, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में है, जो भी डिस्कशन हुआ है उसको इन्होंने साइन किया, ठीक है। साइन क्यों करते हैं, ताकि आगे कोई परेशानी हो तो उसको दिखा सके, देख सके कि जी हाँ हमने ये डिसाइड किया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन है NABH और HSSC, इन्होंने एक MOU साइन किया है किस चीज में, रिकॉग्निशन एंड स्किलिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए सॉरी गाइस। तो जो उनकी स्किल्स होती हैं उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको और ज्यादा स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, किसी चीज में वो परेशानियां फंस रहे हैं तो उस परेशानी जो है उनसे वो कैसे निकले, है ना। डॉक्टर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ठीक है। और ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन हो सकते हैं, ये डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके नर्सेज वगैरह होते हैं, ये भी हो सकते हैं, आपके फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, जो भी केयर करते हैं, कंपाउंडर वगैरह ये सब जो बोलते हैं, ठीक है। ये सब इन सब जो भी हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम करता है उसको हेल्थ प्रोफेशनल बोलेंगे, ठीक है। उसका प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन हेल्थ है। तो जो एक प्रोफेशनल होते हैं, जो भी हेल्थ का प्रोफेशन फॉलो करते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल बोलते हैं। तो इन सब की जो स्किल है, ठीक है, उनको डेवलप किया जा सके, एनहांस किया जा सके, एनहांस मतलब बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इनको रिकॉग्नाइज पहले करेंगे, रिकॉग्नाइज पहले करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा हमको किसको स्किल प्रोवाइड करनी है, किसके पास स्किल की कमी है, किसको चाहिए। और जो नए आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसको हम अच्छे से स्किल करके डेवलप कर सकते हैं, खूब अच्छा, बहुत अच्छा ये प्रोफेशनल बन सकता है आपके हेल्थ केयर के फील्ड में। तो हमको पहले रिकॉग्नाइज करना होगा और उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको उनकी स्किल को डेवलप करना होगा, ठीक है। या और एक तो ये तरीका हो गया रिकॉग्नाइज करने का। दूसरा रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया, मान लीजिए कोई अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको रिवॉर्ड्स करेंगे, उसका नाम जो है ऊपर लेके आएंगे, जो सब लोगों को उसके बारे में पता चले, जब उसके बारे में सबको पता चलेगा उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है, उसको पहचान मिलेगी। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान करना, पहचान मिलेगी उसको, जब जो भी है जिसको भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जब उसका नाम होगा सब जगह तो उसको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और वो और अच्छे से काम करेगा। तो ये जो
ये जो एक एग्रीमेंट है, जो एक डील है, किस चीज के लिए? रिकॉग्निशन एंड स्किलिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। किस किस के साइन, बीच में साइन हुई है? एनएबीएच और एचएसएससी। तो अब हम इन दोनों की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, एनएबीएच और एचएसएससी क्या है। तो पहले हम देखते हैं एनएबीएच। एनएबीएच पहले देखते हैं हम इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। एनएबीएच जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, तो एनएबीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये बोर्ड है, ये नेशनल मतलब है कि राष्ट्रीय बोर्ड है, किस चीज के लिए? एसोसिएशन के लिए, है ना। जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, या जो भी हेल्थ केयर हमको प्रोवाइड करते हैं, उन सब के लिए, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये इन सबको एसोसिएट करने के लिए, जो आपके एसोसिएशन होता है, इसका क्या मतलब होता है? एसोसिएशन का इसका मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है। तो उनको मान्यता देने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करना होगा, उसके बाद उनको मान्यता दी जाएगी, है ना। और उसके बाद वो ऊपर चलेंगे तो उनको जो है उनको मान्यता देने के लिए ये बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड। एसोसिएशन का मतलब उसको किसी चीज को मान्यता देने वाले काम को कहते हैं एसोसिएशन। बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं या फिर कोई और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उन सबको जो मान्यता दी जाती है वो इसी बोर्ड के थ्रू दी जाती है, ठीक है ना। ये इसी बोर्ड के थ्रू दी जाती है, जो क्या नाम है इसका? एनएबीएच, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एसोसिएशन का मतलब मान्यता देना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं एचएसएससी। एचएसएससी बच गया ये। एचएसएससी क्या है? एचएसएससी है आपका हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। क्या है आपका? एचएसएससी क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। क्या है एचएसएससी हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। तो ये एक काउंसिल है जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है, जो पूरा हेल्थ केयर का सेक्टर है, उसके ऊपर जो स्किल्स के ऊपर काम करती है, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स है उनकी स्किल्स के ऊपर काम करती है। ये जो है आपकी एचएससी, ये एक आपकी काउंसिल है, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल काउंसिल है, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं, मतलब ये जो है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनके स्किलिंग्स पे काम करती है, उनकी रीस्किलिंग्स पे काम करती है। ओके, रीस्किलिंग का मतलब उन्होंने पहले से उनके पास स्किल है, लेकिन फिर नई चीजें आ गई, है ना। जैसे मान लीजिए पहले जब कोई भी हॉस्पिटल वाला काम होता था, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काम होता था, उसमें पहले कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता था। पहले की बात कर रहा हूँ, जब तक कंप्यूटर आया नहीं था, इंटरनेट नहीं आया था। अब जो है बहुत सारा काम इंटरनेट से होता है, तो उनको वो सब भी सीखना है। पहले उनके पास स्किल जो उस समय का काम होता था, जैसे फाइल्स वगैरह पे, अब इनको कंप्यूटर्स पे काम करना है, तो वो भी इनको आना चाहिए, तो इनको स्किल प्रोवाइड करनी होगी, है ना। इसके कंप्यूटर पे काम करने की भी स्किल उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको रीस्किलिंग बोलेगी। रीस्किल मतलब उनको और स्किल प्रोवाइड करना, उनको दोबारा से स्किल जो प्रोवाइड करना। ये सब जो स्किल प्रोवाइड करने का काम होता है, किसका होता है? ये काउंसिल है आपकी एचएसएससी, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हुआ है समझौता, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ओके, तो ये जो है स्किल्स प्रोवाइड करेगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एचएसएससी, ये जो काउंसिल है, और ये जो आपकी ये जो बोर्ड है आपका एनएबीएच, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये जो है जिसको ये स्किल्स प्रोवाइड करेगी उसको ये मान्यता देगा। ओके, ये जो बोर्ड है, तो ये लोग क्या करेंगे आपस में, इनका एम क्या है? बेसिकली इनका एम दोनों का मिलकर ये है कि जो हमारा हेल्थ इकोसिस्टम है, जो भी पूरा हेल्थ का हमारा पूरा सेक्टर है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके। जो हमारा हेल्थ इकोसिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके, जो भी परेशानी, जो भी बैकलॉग्स हैं उसमें सबको हटाया जा सके। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 आया था, अभी कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया था, ठीक है। उसका नाम जो बीमारी है कोरोना वायरस, तो उसके वायरस का नाम है कोरोना वायरस, और जो बीमारी है उसको बोलते हैं कोविड-19। तो जो कोविड-19 आया था उसने हमारा देश हो या कोई भी देश हो, सबके देशों में आया था, सबको इतनी परेशानी हुई थी, सबके यहाँ इतने केस हुए थे। तो जो भी देशों के, जैसे मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसको खूब अच्छे से टेस्ट हुआ ये जो कोविड वाला आ रहा था, ठीक है।
सबको पता चला हमारे कोविड जो हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या फ्लॉज हैं, किस किस चीज पर हमको काम करना है, किस किस चीज की हमको कमी पड़ी। जैसे हमको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई थी ना, ऑक्सीजन की कमी जो जब दूसरी वाली वेव आई थी आपके अप्रैल अप्रैल मई के आसपास, जो दूसरी वाली वेव आई थी 2022 में और 2021 में, 2021 में जो आपकी दूसरी वेव आई थी मई जून के अप्रैल मई के आसपास जो आई थी, उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई थी ना, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके सब घूम रहे थे, ऑक्सीजन मिल जाए कहीं से। तो ये भी एक फ्लो है हमारे उसमें, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कि हेल्थ जो आपकी ऑक्सीजन है जितनी जरूरत है उतनी नहीं है। ओके, उतनी ऑक्सीजन नहीं थी, जब भी तो घूम रहे थे ना ऑक्सीजन के लिए। तो एक फ्लो तो ये हो गया, और भी बहुत सारे फ्लोज जो है वो पता चले होंगे कहीं और, कि यहाँ इस चीज में दिक्कत है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ये परेशानी हो रही है, ये दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जो ये इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ये सब आइडेंटिफाई हुई है। तो जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कोविड 19 की तरफ, कोविड 19 के जो दौर था, पूरा जो एरा था कोविड 19 का पूरा, मतलब अभी भी चल रहा है, लेकिन जो तगड़ा वाला एरा था, जो पहली दो वेव थी, है ना, अभी तो इतना नहीं चल रहा है, अभी तो सब वैक्सीनेट भी हो गए हैं, और जो पहले वाला एरा था ना, पहले दो जो वेव आई थी, ओके, तो उसमें बहुत अच्छे से टेस्ट हुआ है। ओके, तो उस टेस्ट में जब कोई चीज टेस्ट होती है जब भी तो पता चलता है इसमें क्या क्या कमी है। तो जो कमी उसमें पता चली है, उन सब कमीज को ओवरकम करना, उन सब कमीज को कम करना, कि आगे कुछ होता है ऐसा, कभी और बीमारी कोई ऐसी आ गई, या कोविड 19 यहाँ पर दोबारा से बढ़ गया, कोई और वेरिएंट जो ऐसा, कोई और वेरिएंट जो चेंज होकर आ गया, जो वैक्सीन जो इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रही है, तो या फिर कोई और वायरस ऐसा आ गया, तो इन सब जो है, जब ऐसी कोई बीमारी दोबारा से आए, तो हम अच्छे से अपना जो हमारा इकोसिस्टम है अच्छे से काम करें और हमको परेशानी ना हो। ओके, तो ये जो दो हैं, ये इसीलिए काम कर रही है, इसीलिए इन्होंने एमओयू किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, जो आप उनकी स्किल्स हैं उनको जो है पॉलिश किया जा सके। पॉलिश मतलब उनको और ज्यादा सुधारा जा सके और अच्छा किया जा सके। और पॉलिश करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज बन के तैयार हो गई, फिर उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है ताकि उसको जो है लास्ट फिनिश मिल सके, ताकि वो बहुत अच्छी दिखे। तो इसी को पॉलिश, यही वाला पॉलिश वहां पे होता है, तो वहां पे स्किल्स को पॉलिश क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी अगर थोड़ा बहुत फ्लो रह भी गया है तो वो पॉलिश जो है उसको सही कर दे, इसलिए किया जाता है। ओके, तो इन दोनों का एम क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हेल्थ इकोसिस्टम है, उस पर अच्छे से काम करना, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनको ज्यादा से ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करना। और ये स्किल्स प्रोवाइड करेगा, इसका स्किल प्रोवाइड करने का काम है, इसके नाम में लिखा हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल्स प्रोवाइड करने वाला काउंसिल। ओके, और ये जो है आपका एनएबीएच, ये क्या करता है, ये इसका नाम क्या है, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो एसोसिएशन का मतलब क्या बताया मैंने, मान्यता देना किसी को। तो इसका काम क्या है, जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर कोई हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, कोई भी हेल्थ केयर दे रहा है, ठीक है, तो उन वो लोगों को मान्यता प्रोवाइड करे, वो किसका काम है, वो इसका काम है। ओके, तो ये दोनों इसलिए साथ में मिलकर इसको जो हमारा हेल्थ इकोसिस्टम है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज प्रलय प्रलय इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपका इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का मतलब ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं इनको मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। इनमें मतलब अभ्यास करती हैं जो हमारी मिलिट्री होती है, किसी और देश के साथ भी कर सकती हैं, है ना, अपने अपने जो अपनी जो पूरी एयरफोर्स है वो आपस में कर रही है, ठीक है। जैसे ये अप्रैल एक्सरसाइज है जो इस टाइम पे जॉब स्टार्ट होने वाली है, ये जो है हमारी एयरफोर्स जो है किसी देश के साथ नहीं करेगी, आपस में जो अपने उपकरण है, जो अपने हमारे पास डिवाइसेज हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी और डिवाइस है, ऐसी चीज है जिसको हम यूज करते हैं, कोई सैटेलाइट है, कोई मिसाइल है, इन सबको जो है टेस्ट करेगी, इन सबकी एक्सरसाइज करेगी, इनको देखेगी कैसे कैसे यूज किया जाएगा। जो हमारे मिलिट्री के जो ऑफिसर्स वगैरह इन सबको चलाना सिखाएगी, दिखाएगी इनको कैसे कैसे इन सब का साथ काम होता है, कैसी सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी प्रलय, ये जो है एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। ओके, थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाली है ये। फिर उसके बाद ये कौन से पार्ट में हो रही है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा है इंडिया का, अगर मैं आपको हल्का सा इंडिया का मैप बना के दिखा दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, रुक जाइए। हाँ दिख रहा है बहुत जगह। तो मैं आपको यहाँ पे आपको इंडिया का मैप बना के दिखा देता हूँ। ज्यादा टेढ़ा हो गया।
ठीक लग रहा है। हाँ अब ठीक लग रहा है फिर भी। ठीक, ये इंडिया का मैप मैंने, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इसमें दिख ही नहीं रहा होगा, बनाने को कोई फायदा नहीं है। वहां पे नीचे बना देता हूँ मैं आपको, हाँ नीचे बना देता हूँ, नीचे है जगह, यहाँ पे बना देता हूँ। वहां पे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा होगा जो बताना, तो क्या फायदा उसको बनाने का, तो यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, इतना एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा, रफ मैप मान लीजिए इसको एक। तो ये वाला जो हिस्सा है ना इंडिया का, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। ओके, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये वाली एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, कौन सी, प्रेयर। ठीक है, मैं आपको ये है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, एक बार ऊपर बना के दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें थोड़ी सी जो यहाँ पे स्टेट्स है उनको भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इसका आगे भी जरूरत पड़ेगी इसमें जो बताना है थोड़ा सा, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट वाला आपका हिस्सा है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। ओके, थोड़ा सा रफ है लेकिन समझ लीजिए यही नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ऐसा सही है। अगर आप मैप देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, कुछ कुछ थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट बताने लगूँ आपको नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले स्टेट मैं आपको बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश है, ये मान लीजिए ये मैंने अरुणाचल प्रदेश लिखी है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतना जगह नहीं है कि बहुत बड़ा लिख पाऊँ। ठीक है, फिर एक स्टेट आपकी ये आ गई, ये कौन सी है, नागालैंड। नागालैंड के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, नागालैंड के लिए एन लिख देता हूं। ठीक है, समझ गए ना आप। ऊपर जो सबसे मैंने AR.P लिखा है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे क्या लिखा है, नागालैंड। अब इसके नीचे क्या आएगी, इसके नीचे आएगी आपकी मणिपुर, MA फॉर मणिपुर। ठीक है, फिर ये जो है ये वाली, ये जो नीचे निकल रहा है, ये कौन सी है, ये है आपकी मिजोरम, MI फॉर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो है इधर वाला हिस्सा जो है, ये क्या है, ये आपका है त्रिपुरा। ओके, और यहां जो ये ऊपर है, यहां पे ये जो हिस्सा है आपका ऊपर, ये ऊपर जो ये है, ये हो गया आपका मेघालय। ठीक है, ये हो गया आपका मेघालय। और ये जो बीच में बच गया, ये जो बच गया बीच में, ये है आपका आसाम। ओके, तो ये मैंने सारी स्टेट बना दी। ये सिक्किम है, एक ये और स्टेट देख लीजिए, ये है आपकी सिक्किम। तो मैंने सारी स्टेट आपको बता दी नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी है। यहाँ पे सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से अभी हमको आगे काम पड़ेगा, ये एक्सरसाइज क्यों हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक्सरसाइज की जा रही है। फिर ये है नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, उसके साइड में उसके त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर आपका मेघालय, और ये बीच में जो जगह बची है ये आपका आसाम, और ये साइड में यहाँ पे सिक्किम है। ओके, और ये जो नीचे झुक रहा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये है आपका देश भूटान। भूटान का नाम आप सबने सुना होगा, ये है आपका भूटान। यहां पे बता देता हूं, ये है आपका भूटान। क्या है ये देश है भूटान। और यहाँ ऊपर, यहाँ पे अगर मैं ऊपर की बात करूं, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो देश है ऊपर, भूटान के ऊपर और इंडिया के ऊपर, यहाँ पे है आपका चाइना। मतलब वैसे तो तिब्बत है यहाँ पे, लेकिन तिब्बत चाइना ने कब्जा रखा है, तो चाइना ही बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, आपको भी समझने में आसानी होगी। वैसे तो तिब्बत देश है यहाँ पे बीच में, लेकिन तिब्बत को जो है चाइना ने अपना रखा है, का मतलब कैप्चर कर रखा है, इस पर कब्जा कर रखा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे चाइना ही बोल देंगे। तो ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर में, जो लास्ट मंथ था, उसमें क्या हुआ था कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे इसका एक हिस्सा है जिसका नाम है तवांग। तवांग रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे चाइना के सोल्जर घुसाए थे। ये जो तवांग रीजन है ना, ये पूरा आपका बॉर्डर से मिला हुआ है। ये यहाँ पे मान लीजिए, जो मैंने आपको मार्कर से बना दिया, ठीक है, ये जो तवांग वाला रीजन है, ये आपका पूरा का पूरा बॉर्डर से मिला हुआ है ऊपर। और इस बॉर्डर से ऊपर कौन है, बॉर्डर से ऊपर चाइना है। तो चाइना के करीबन 600 के आसपास सोल्जर इस रीजन में घुसाए थे हमारे में। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा हिस्सा है। ठीक है, इस वजह से वो क्या बोल रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, तो हम जो है इसको लेना चाहते हैं। तो इस वजह से बहुत बार चाइना करता है ऐसे, कुछ ना कुछ, कभी सोल्जर भेज देगा, कभी कुछ वहां पे बहुत ज्यादा जो है सोल्जर्स को लगा देगा, कभी कुछ करता रहता है उनको परेशान करने के लिए, इंडियन आर्मी को। तो अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर के लास्ट में ही यहाँ पे उन्होंने अपने 600 सोल्जर के आसपास भेज दिए। तब यहाँ पे हमारे सोल्जर, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, और उनके सोल्जर्स के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई थी। तो यहाँ पे झड़प हुई है,
इस वजह से ये जो पूरा रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रही है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। क्यों कर रही है? ताकि अपनी कैपेबिलिटीज को चाइना को दिखा सके, चाइना आगे से ऐसा कुछ करने का सोचे ना, जो भी वो मन में सोच रहा है वो सब जो है निकाल दे मन से। इस वजह से ये एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, इस वजह से एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स क्या क्या यूज करेगी? अपने S-400 को यूज करेगी। S-400 क्या है? ये मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है एक, ओके, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब जो आपको मिसाइल से डिफेंड करेगा, मतलब मिसाइल से आपको बचाएगा। डिफेंस करना मतलब बचाना। हमारी डिफेंस फोर्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? सुरक्षा बल। डिफेंस फोर्स को हिंदी में सुरक्षा बल बोलते हैं ना, जो सुरक्षा करेगा। तो उसी तरह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हमारी मिसाइल से सुरक्षा करेगा, ओके। तो इसका क्या काम होता है? ये हमने रशिया से खरीदा है। कहां से खरीदा है? रशिया से। हम इसको चाइना बॉर्डर पे जो है डिप्लॉय करने वाले हैं, चाइना बॉर्डर पे इसको लगाने वाले हैं। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि मान लीजिए चाइना ने कोई मिसाइल मारी हमारी तरफ, तो ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, देखेगा मिसाइल कहां से आ रही है और अपना एक रॉकेट छोड़ देगा और आसमान में जाकर उससे टकरा जाएगा। जो भी मिसाइल आएगी, जो मिसाइल से वो टकरा जाएगा तो मिसाइल वहीं फट जाएगी। अगर नीचे जमीन पे फटेगी तो बहुत नुकसान है, ऊपर फट जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है, ऊपर फट के नीचे गिर जाएगा जो भी मलबा होगा उसका। तो ये जो है हमको ऐसे करके मिसाइल से बचाता है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। जो इसके नाम में लिखा है 400 का मतलब ये इसकी रेंज है। 400 किलोमीटर के एरिया में, आसपास आगे पीछे दाएं बाएं 400 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी ऐसी कोई मिसाइल मारेगा, ये उसको देख लेगा, डिटेक्ट करेगा और उसको फिर मिसाइल को वहां से खत्म कर देगा। ये इसका काम है S-400 का। तो S-400 जो है आपकी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें यूज होगा। फिर जो हमारा राफेल विमान नहीं है जो हमने वहां से खरीदा था, जो आपका राफेल फाइटर जेट है फ्रांस से खरीदा था, वो राफेल फाइटर प्लेन यहाँ पे यूज होगा। एक है हमारा सुखोई 30, ये भी हमारा एक एयरक्राफ्ट है, ओके। ये भी एक फाइटर जेट है हमारा सुखोई 30, ये हमने रशिया से लिया था, ये भी यहाँ पे यूज होगा। तो ये सब जो है और बहुत सारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज होंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जो सामान ढोने के लिए यूज होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें फिर सामान ढोया जाता है, इधर से उधर जाते हैं, या फिर बहुत सारे सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो सोल्जर्स में बैठ के जाते हैं, वो जो होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं, ये जो सब है, ये सब इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगे, इन सबको दिखाया जाएगा, है ना, इन सबको बताया जाएगा, जितने भी हमारे सोल्जर है उनको बताया जाएगा ये कैसे कैसे यूज करने हैं, कैसी सिचुएशन आ सकती है, कैसे कैसे इनसे काम करना है। और चाइना को दिखाया जाएगा हमारे पास इतनी अच्छी चीजें, अगर तुमने ऐसी हिम्मत दोबारा की तो हम तुमको बता सकते हैं, तुमको भगा सकते हैं यहाँ से, ओके। तो इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा मैप है ये भी अच्छे से बता दिया है, ताकि आप सब कुछ समझ पाओ यहीं पे, ओके। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, यहाँ पे प्रिले एक्सरसाइज जो है वो होगी, किसके द्वारा की जा रही है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू होस्ट इट्स फर्स्ट सारास फेयर 2023। ये थोड़ा सा मिट गया है जब मैं यहाँ पे मैप बना रहा था। ये लिख रहा है फेयर, FAIR, फेयर मतलब होता है मेला, और ये लिख रहा है 2023, जो ये साल है, जो आपका ईयर चल रहा है 2023। तो ये जो सरास मेला है, फेयर मतलब मेला, ये है गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है पहली बार। ये पहली बार जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब और जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ओके। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मेला होगा। तो ये मेला किस लिए होता है? ये मेला किस लिए है कि मान लीजिए बहुत सारे जो है लोकल वेंडर्स होते हैं, लोकल जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हाथों से बनाई जाती है चीज, हैंडलूम का काम करते हैं, हैंडलूम का मतलब जो हाथों से बुनी जाती है चीजें, है ना, ऐसी जो सब चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोकल लोग करते हैं, जो बहुत अच्छे से उनको खरीदा नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनकी मार्केटिंग वगैरह नहीं हो पाती है ना। या फिर इंडिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा काम करता है, या तो कोई लोकल फूड है, कोई हैंडलूम का काम है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है, या कोई भी ऐसा काम है जिसको लोग प्रमोट करना चाहते हैं, ओके। बेसिकली उन सबको इस फेस्टिवल में, उन सबको बुलाया, इस फेयर में, फेस्टिवल नहीं सॉरी, इस फेयर में, इस मेले में उन सबको बुलाया जाएगा। वो यहाँ पे आके उनको बेच सकते हैं अपने सामान को, है ना, और उसका प्रचार भी होगा साथ साथ में। जब यहाँ पे बेचेंगे तो यहाँ पे प्रचार होगा, लोग आएंगे अलग अलग जगह से, पहली बार फेयर लग रहा है, ओके। तो लोग अलग अलग जगह से आएंगे तो उनका जो प्रचार होगा, जो अलग अलग जगह के लोग खरीदेंगे, देखेंगे जो सामान अच्छा है उसको, फिर कश्मीर के जो बहुत सारे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और नीचे कोई भी स्टेट है इंडिया की, कोई भी लोग जो है यहाँ पे जा सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से इंडिया के से बिलोंग करते हो, है ना। और इन्होंने बेसिकली जो ज्यादा फोकस किया वो किस पे किया है? इन्होंने किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन्स के लिए होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन्स के लिए होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन्स के लिए, वुमेन मतलब महिलाओं के लिए जो होते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब अगर आप वैसे समझना चाहें, सेल्फ मतलब अपना, हेल्प मतलब हेल्प करना, हेल्प को तो मतलब समझ सकते हो मदद करना, ग्रुप जो ग्रुप अपनी हेल्प खुद करे उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है
कि बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, इसलिए उनको जो है एक चीज किसी चीज के ऊपर काम करना होता है, उसके लिए वो सब लोग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, उन ग्रुप को क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। जैसे उनको किसी चीज के खिलाफ लड़ना है तो उन्होंने पूरा एक ग्रुप बना लिया, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल देंगे। कि कोई चीज है उसको बनाना है, उसको करना है, उसको प्रमोट करना है, उसके लिए ग्रुप बना लेंगे, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल देंगे। तो जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं, जो वुमेन्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनका उनका जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने उन पे इस मेले में बहुत ज्यादा फोकस किया है कि वो लोग यहाँ आए, उनको अगर रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है तो हमारे यहाँ आए, हमारे इस मेले को भी बड़ा बनाए, अपना भी प्रमोशन करें, और जब वो जहां से ज्यादा लोग यहाँ पाएंगे तो मेला भी बड़ा बनेगा, अगली बार से और अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, जब यहाँ पे लोग आएंगे, लोग घूमेंगे, तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ना, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसमें वो पैसा लगाया जाएगा। ओके, उसकी और डेवलपमेंट होगी, और अगली बार मेला और अच्छे जो लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा वेंडर है, कोई भी ऐसा वेंडर मतलब जो काम करता है, कोई भी ऐसा है जिसको अपना जो भी सामान है वो प्रमोट करना है, वो यहाँ पे चाहे वो हैंडलूम से रिलेटेड हो, या कोई फूड प्रमोट करना हो, या फिर आपको कोई हैंड वीवर कोई चीज हो, जैसी भी कोई चीज हो, ऐसी चीज उसको प्रमोट करना हो, उसको आके देना बेचना हो, उसको अपना प्रमोशन करना हो, तो वो यहाँ पे आके उसको जो है काम कर सकता है, उसको आके यहाँ पे उसका जो अपनी दुकान है वो लगा सकता है, ताकि लोग आए उसको देखें, उसकी पहचान हो। ओके, तो ये वाला जो मेला है इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उसने सोचा है, मतलब उसने अंदाजा लगाया है, तो करीबन 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लोग यहाँ पे आएंगे। 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, फिर और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आके जो है अपने जो सामान है उसको प्रमोट करेंगे, उसको दिखाएंगे लोगों को। ओके ना, तो ओके, तो ये सब जो हो यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे जो जितना भी ये काम हो रहा है ये सब यहाँ पे होगा। ओके, तो फिर इसमें इतना ही होगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आप ये जान लीजिए जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, आप सबको पता होगा, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को, जैसे ये मैंने मैप बनाया था, तो ये जो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था ऊपर वाला, अब ये जो सरकार ने उसको ऐसे तोड़ दिया है, ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख हो गया है, नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर हो गया है। तो ये दोनों जो है पहले स्टेट हुआ करती थी पूरी जम्मू एंड कश्मीर, अब ये दो हिस्सों में बट गई, दो यूनियन टेरिटरी बन गई है, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो नीचे की दो न्यूज है ये इंटरनेशनल न्यूज है, तो पहले जो हमारी नेशनल न्यूज ऊपर हुई है इनको एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या क्या है ये न्यूज? पहली है आपकी NABH एंड HSSC जो है ये साइन कर रहे हैं एक MOU फॉर रिकॉग्निशन एंड स्किलिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनको स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए। फिर मैंने इनकी फुल फॉर्म बताई आपको। NABH का फुल फॉर्म क्या है? NABH की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। एसोसिएशन का मतलब मान्यता प्राप्त करना, तो जो हॉस्पिटल्स होंगे या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं उनको मान्यता देता है, ये बोर्ड है मान्यता देने वाला। और दूसरा क्या है? HSSC क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। ये जो है लोगों की जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें लोगों की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काम करता है। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर जो है ये MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि जो हेल्थ इकोसिस्टम है इंडिया में उस पर अच्छे से काम कर सके, जो हेल्थ इकोसिस्टम है उसको अच्छे से प्रमोट कर सके। दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज है इंडियन एयरफोर्स जो है एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, जो आपके सैन्य अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट कर रही है प्रलय नाम से। प्रलय जानते हैं ना आप? कहते हैं कि प्रलय आ गई, ऐसे वो वाली प्रलय है। ठीक है, कहां पे? जो भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे। नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा इंडिया का? ये वाला नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पूरा। ओके, तो ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इसमें क्यों करेक्ट की जा रही है? मैंने इसमें एक पॉइंट छोड़ दिया, मैं आपको उसमें अब बताता हूँ। जो एक पॉइंट छूट गया, मैंने यहाँ पे भूटान आपको बताया था, भूटान बताने के बाद मैं फिर पता नहीं कैसे मिस हो गया मुझे, भूटान से रिलेटेड वो पॉइंट था। अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एक तो मैंने बताया कि चाइना ने जो कुछ दिन पहले ये किया था तवांग रीजन में, इसकी वजह से भी, और चाइना है कुछ ना कुछ करता रहता है जो बॉर्डर के आसपास, इस वजह से एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे ये चीज यूज होंगी, आपका S-400 जो यूज होगा, रफाल जो विमान है वो यूज होगा, जो सुखोई 30 विमान है वो यूज होगा, ये सब मैंने आपको बताया। एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, देखिए जैसे भूटान है, तो भूटान पे यहाँ पे एक जगह है जहां पे मैं रेड मार्कर से मार्क करूंगा ना, यहाँ बिल्कुल भूटान और जो सिक्किम है, सिक्किम स्टेट और भूटान के बॉर्डर पे एक जगह है। ओके, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है आपका डोकलाम। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है डोकलाम। कहां पे आती है? ये आपकी आती है भूटान में, डोकलाम जगह। अब इसमें क्या हुआ 2017 में? इसमें क्या हुआ था डोकलाम में? चाइना ने क्या बोला भूटान से कि ये जो डोकलाम जगह है ना ये हमारी थी पुराने जमाने में, तो इसको अब हमें दे दो।
ठीक है, ये हमारी थी, इसलिए तुम्हारी अभी नहीं रही, तुमने जो है वैसे कब्जा किया था बाद में, तो अब इसे हमें दे दो। और चाइना, जब भूटान ने मना किया तो चाइना की आर्मी यहाँ पे चढ़ गई भूटान की आर्मी के ऊपर। अब भूटान की बहुत बड़ी आर्मी तो है नहीं, नॉर्मल पुलिस है। ओके, अब ये जो डोकलाम है ये आपका भूटान का तो है ही है, ठीक है, तो भूटान में तो आएगा ही है ना। ऊपर जो है चाइना के बॉर्डर से भी मिल रहा है ये, और इधर सिक्किम के बॉर्डर से भी मिल रहा है, और सिक्किम किसका, इंडिया का पार्ट है, तो इसका मतलब इंडिया से भी मिल रहा है। ओके, तो फिर तीनों तीनों जो है ट्राई जंक्शन पॉइंट हो गया। एक ट्राई जंक्शन मतलब यहाँ पे तीन पॉइंट मिल रहे हैं, वो ट्राई जंक्शन, तो यहाँ पे 3 बॉर्डर मिल रहे हैं, इधर से भूटान, इधर से सिक्किम वाला इंडिया का, ऊपर से आपका चाइना का। अब यहाँ पे अगर चाइना इस एरिया पे कब्जा कर ले, ओके, चाइना इस एरिया पे कब्जा कर ले, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला देखिए, जहां पे मैं रेड मार्कर से ही मार्क करूंगा, ये वाला जो है छोटी सी गली आपको दिख रही है, ये इंडिया के मैप में भी दिखेगी, ये जो है कॉरिडोर है, इसको क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ओके, ये 23-24 किलोमीटर का पूरा हिस्सा है, तो ऐसे लंबाई जो है इसकी 23-24 किलोमीटर है। ओके, तो मतलब बहुत कम जो है ऐसे लंबाई है 23-24 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ से साउथ में इसकी लंबाई है 23-24 किलोमीटर, तो बहुत छोटी है ना। और अगर इंडिया को, ये जो मेनलैंड इंडिया है, यहाँ पे जो मेनलैंड इंडिया है, मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं दिल्ली पड़ेगा, है ना, यूपी के साइड में, यहाँ से इसी वाले रास्ते से जाओगे आप, जब आपको नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट में जाना है यहीं से जाओगे ना। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कल को चाइना ने डोकलाम पे हमला कर दिया, डोकलाम कब्जा लिया, ओके, तो ये जो हिस्सा है, ये नीचे वाला हमारा, ये चाइना के बिल्कुल सीधे आ जाएगा हाथ में। ओके, और चाइना की आर्मी कभी भी यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट कर सकती है, और कभी भी जो है इस हिस्से में मान लीजिए चाइना की आर्मी आ गई, यहाँ पे घुस गई इस हिस्से में, तो जब यहाँ पे ये छोटा सा तो एरिया है, तो चाइना की आर्मी ने मान लो ये एरिया बंद कर दिया, तो हमारी आर्मी यहाँ से, या कोई भी लोग यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, समझ रहे आप। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटा सा यहाँ पे डोकलाम है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे साफ दिखेगा, ये जो एरिया है ये मान लीजिए डोकलाम है, जहाँ पे गोला किया है मैंने, ठीक है, और ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ ट्राई जंक्शन जो है पॉइंट है, यहाँ से आपका भूटान का बॉर्डर आ रहा है, यहाँ से आपका चाइना का, और यहाँ से इंडिया का, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है, ये 23 से 24 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो चाइना अगर इस एरिया को कब्जा ले, डोकलाम को, तो उसका सीधा सीधा एक्सेस मिल जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जो इंडिया का है, ठीक है, और चाइना और इंडिया की बनती नहीं है, और चाइना ने इस चक्कर में कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है यहाँ पे घुस गया, इसको किसी तरह ब्लॉक कर दिया चाइना ने, तो यहाँ जाने का, मान लीजिए दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है मान लीजिए, यहाँ से दिल्ली से अगर आपको यहाँ जाना है नॉर्थ ईस्ट की जगह पे, तो आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाया जाएगा ना, और तो कोई चीज है नहीं, यहाँ आपका नीचे वो आ जाता है बांग्लादेश, ऊपर आपका चाइना आ जाता है, यहाँ पे आपका पानी है पूरा, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, तो आप जाओगे कैसे, यही एक रास्ता है यहाँ से जाने का, ठीक है। और अगर डोकलाम चाइना के हाथ में आ गया, तो इंडिया जो डोकलाम जो है पूरी चांस है कि जो डोकलाम वाला इलाका अगर चाइना के हाथ में आ गया, तो चाइना जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी कभी भी हमला कर सकता है, उसको एक पूरा पॉइंट मिल गया, पूरा है ना, पूरा एक एक्सेस पॉइंट मिल गया। तो इंडिया भी इसीलिए इसमें कूदा था, इसीलिए इस 2017 वाली लड़ाई में इंडियन आर्मी जो है ना पूरी, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी गवर्नमेंट है, पूरी इंडियन आर्मी खड़ी कर दी थी, मतलब पूरी तो नहीं, बहुत सारे सोल्जर खड़े कर दिए थे जब चाइना जो है भूटान से लड़ने के लिए आया। क्यों? क्योंकि हमको भी ये पॉइंट बताना था, ठीक है। वैसे भी जो आपका भूटान है, भूटान जो उसकी कोई आर्मी वगैरह नहीं है, वो हमारी जो आर्मी है उसी के ऊपर निर्भर है। ओके, एक तो ये भी बात है, और दूसरा हमारा खुद का भी वहां पे एक हिस्सा फंस जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये जो रीजन है डोकलाम वाला, ये रीजन जो है न्यूज में बहुत रहा है ना, ये रीजन जो है डोकलाम डालोगे तो पूरा इसके बारे में गूगल पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक चीज और बोलते हैं, चिकन स्नैक। जो चिकन मतलब जो मुर्गी होती है उसकी गर्दन होती है ना पतली सी, ऐसे ही है, ऐसे ही गर्दन की तरह इतनी पतली, और यहाँ पे मान लो चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया, अगर जो आपकी चिकन होती है, जो आपकी मुर्गी होती है, उसकी गर्दन को भींच दो तो मर जाएगा, वो मर जाएगी ना पूरी। इसी तरह अगर इस वाले हिस्से को चाइना ने किसी तरह ब्लॉक कर दिया, इसको भींच दिया, तो ये वाला जो हमारा रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये बिल्कुल मरने के उससे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम इसको बचाएंगे कैसे, है ना, समझ रहे आप। तो इसलिए यहां से चाइना को भगाना बहुत जरूरी था। अब तो खैर इंडिया ने बहुत सारे और रास्ते भी ईजाद कर लिए हैं। इंडिया ने एक यहाँ से बांग्लादेश से भी रास्ता बना लिया है यहाँ पे पहुंचने के लिए। यहाँ पे म्यांमार एक देश पड़ता है साइड में, तो म्यांमार का यहाँ पे एक पोर्ट है, वहां पे यहाँ से भी अब बंगाल से होते हुए इंडिया जाएगा। यहाँ से नहीं जाएगा, ये भी यहाँ से नहीं जाएगा, ये यहाँ से जाएगा वेस्ट बंगाल से ऐसे होते हुए, और वेस्ट बंगाल से ये वाला रास्ता जा रहा है जो ये म्यांमार के पोर्ट के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अब तो इंडिया ने बहुत सारे रास्ते ऐसे इजाद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अपना पार्ट क्यों देगा इंडिया चाइना को। ओके, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास जाने का रास्ता है, तो किसी और देश से पानी से क्यों जाएंगे जब हमारे पास अपने देश का रास्ता है, तो समझ रहे हो आप। तो इसीलिए ये जो डोकलाम जो है, ये एरिया बचाना इंडिया के लिए जरूरी था। और ये डोकलाम एरिया कहाँ आता है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आता है, तो यहाँ पे भी दिखाना है चाइना को। तवांग में जो किया वो उसने किया, उसके लिए भी दिखाना है, और ये डोकलाम वाले एरिया के लिए भी दिखाना है चाइना को,
कि हम आप जो है यहाँ पे हाथ नहीं रख सकते अपना, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी हमेशा तैयार है। खैर नेवी का तो बहुत ज्यादा काम है नहीं, पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है हमेशा यहाँ पे तैयार है आपको लड़ने के लिए। तो इस वजह से एक्सरसाइज जो है, जो एक्सरसाइज है कंडक्ट की जा रही है। फिर तीसरी न्यूज क्या बताया मैंने, जम्मू एंड कश्मीर ने एक मेला ऑर्गेनाइज किया है आपका साराज के नाम से, जो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पे जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनको जो है वो अपना जो प्रमोशन कर सकते हैं आके यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, जूस स्पेस मिशन ऑफ यूरोप, जो है यूरोप का एक स्पेस मिशन है जूस नाम से, ये जो है यूरोप लॉन्च करने वाला है 2023 में। 2023 ही चल रहा है, 2023 के ही अप्रैल महीने में इसको लॉन्च करने वाला है। कौन? आपका यूरोप। यूरोप जानते हो ना आप, यूरोप जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें। तो ये जो जूस मिशन है ये क्या काम करेगा, ये आपका जूस जो है, जुपिटर एक प्लेनेट है, जुपिटर एक प्लेनेट है ना, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, जो पांचवा प्लेनेट है। इसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति, बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, बृहस्पति बोलते हैं इसको हिंदी में। मैं एक बार देख लेता हूं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। हाँ, बृहस्पति बोलते हैं इसको हिंदी में। जो जुपिटर है आपका, बृहस्पति बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ के इसके जो मून्स हैं, मून्स मतलब जैसे हमारा एक मून है ना, मून जानते हो आप, चंद्रमा, ऐसे जो सब जितने भी मून जो है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो हम लोग भेजते हैं अंतरिक्ष में कोई भी चीज के लिए, जो भी चीज हमको करनी होती है ना, उसी तरह जो है आपकी नेचुरल सैटेलाइट होती है। जैसे मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। देखिए हमसे पहले कौन आता है, मरकरी, मरकरी के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। फिर वीनस, वीनस के पास भी नहीं है। फिर आता है आपका अर्थ, अर्थ के पास कितनी है, एक। कौन सी है वो, एक जो हमारा मून है। ओके, इसका नाम मून है, तो फिर सबकी जो नेचुरल सैटेलाइट है उनको मून ही कह के बोलते हैं। नाम उनके अलग अलग है सबके, पर मून कह के बोलते हैं। ओके, जो सब समझ सकें। फिर उसके बाद क्या आता है, मार्स, मार्स के पास कितनी है, दो नेचुरल सैटेलाइट है। फिर आपका आता है जुपिटर, जुपिटर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार नहीं सर, ये तो दिन हो जाता है बृहस्पतिवार, जो बृहस्पति है वो। तो जो बृहस्पति है ये जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है ना, जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है। तो इसकी ये सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसकी कितनी वो है मून्स है, इसके हैं 80 मून्स। कितने मून्स है इसके, 80। इसके बाद क्या आता है, सैटर्न, सैटर्न आता है ना, जिसके आसपास ऐसे करके रिंग बनी रहती है ऐसे सैटर्न के आसपास, वो वाला जो प्लेनेट है सैटर्न, उसमें उसकी कितनी है, उसकी है 83, इससे भी ज्यादा। साइज में इससे भले छोटा होता है ये, लेकिन इससे ज्यादा सैटेलाइट है इसके पास। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नेपच्यून, इसके लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून। नेपच्यून के पास कितनी है, इसके पास है 14 सैटेलाइट। नेपच्यून के पास है 14। ये जो है आप मून से याद कर सकते हैं कौन से किसके पास कितने हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए, आप जो अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। मून जो आपका मरकरी है उसके पास एक भी नहीं है, वीनस के पास एक भी नहीं है, अर्थ के पास एक है, मून जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मार्स है उसके पास दो है, जुपिटर है, मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल, ठीक है, जुपिटर बृहस्पति जो बोलते हैं जिसको, उसके पास 80 है। फिर सैटर्न, सैटर्न के पास कितने हैं, सैटर्न उसके पास 83 है, और नेपच्यून जो है लास्ट प्लेनेट वो 14 है। टोटल हमारे पास 8 प्लेनेट है ना, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, ये 8 प्लेनेट है, और इनके जो मून है ये मैंने आपको बता दिए। तो जो ये आपका ये जूस नाम का जो मिशन जा रहा है आपका यूरोप का, ये कहां जाएगा, ये आपका जाएगा जुपिटर पे, ठीक है। और जुपिटर के पास जाके, जुपिटर के जो 80 मून है ना, इनमें से 3 मून इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मून है किसके, जुपिटर के, इन 3 मून्स पे जाएगा। अब ये मून कौन कौन से हैं, ये मून है आपके, एक का नाम है यूरोपा, एक का नाम क्या है, यूरोपा। तो एक मून तो हो गया आपका यूरोपा, ठीक है, एक होगा यूरोपा। फिर है आपका गैमेंट्स, एक है आपका गैमेंट्स करके, तो यूरोपा, गैमेंट्स, और तीसरा है आपका सेलिस्टोस, तीसरा है आपका सेलिस्टो, ठीक है। तो ये 3 मून है, तो इन 3 मून के ऊपर जो है ये जो इनका मिशन है ये जाएगा। ये जो 3 मून है आपके, जो 3 नेचुरल सैटेलाइट हैं जुपिटर की, इनके ऊपर जाएगा और इनकी तहकीकात करेगा। ये जो आपका मिशन है, ये जो भी इस मिशन के अंदर का सैटेलाइट होगी, जूस नाम का जो मिशन है इसमें जो सैटेलाइट होगी, अब इनके ऊपर क्यों जाएगा, ये भी जानने वाली बात है, इनके ऊपर ही क्यों जा रहा है। देखिए, एक तो ये सबसे बड़े प्लेनेट है, ये जो है ना, ये जो आपका है, ये जी वाला जो मैंने आपका लिखा है, गैनमेंट्स, गैनमेंट्स जो है आपका, ये जितनी भी नेचुरल सैटेलाइट है, जितने भी मून है किसी भी प्लेनेट के, किसी भी ग्रह के, उनमें सबसे बड़ा साइज का ये है ना, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो सबसे बड़ा मून है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में, जो भी हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसमें कौन सा है, ये है आपका गैमेंट्स, ठीक है। तो गैमेंट जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, और दूसरा यूरोपा, फिर आपका तीसरा क्या है, सेलेस्टो। तो ये जो 3 है इनके ऊपर इसलिए जाएगा ये जो आपका जूस मिशन है आपका यूरोप का, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया गया है, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े समुद्र पाए गए हैं जो बर्फ में जमे हुए हैं। ओके, क्योंकि यहां तक इतनी जो है 5वां प्लेनेट है ये,
ओके, 5वां प्लेनेट है। तो सूरज की किरणें यहाँ तक पहुंच नहीं पाती बहुत अच्छी तरीके से, तो जो यहाँ पे पानी था वो जो है बर्फ में जम गया है, और वो समुद्र जो बहुत बड़े बड़े हैं वो बर्फ में जमे हुए हैं। तो जो बर्फ जो है, बर्फ जो जमी हुई है, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे क्या चेक करने जाएगा ये, कि जहां पे पानी है, ये बात बोली जाती है जहां पे पानी है वहां पे कोई ना कोई जिंदगी जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे ये चेक करने जा रहा है ये मिशन, कि यहाँ पे क्या कोई रहता है, कोई रहता है कि नहीं रहता, कोई छोटा छोटा जो है वायरस बैक्टीरिया कुछ भी रहता है, बड़ा तो कोई आदमी नहीं रहता होगा, कुछ छोटे छोटा भी रहता है, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए कोई माइक्रोबल जो लाइफ है वो यहाँ पे है कि नहीं है, ये देखने के लिए ये जा रहा है। कहाँ पे, इन 3 जो मून है, किसके किसके मून है, ये जुपिटर के मून जो है। ओके, तो ये यहाँ पे जा रहा है। अब हमको ये जूस जो है मिशन, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ये जो जूस है इसकी कोई फुल फॉर्म होगी ना, नाम जूस किसी वजह से रखा होगा ना इसका, पीने वाला जूस तो है नहीं कि जिसका नाम जूस इसलिए रख दिया, पीने का तो इसमें कुछ है नहीं। तो जूस की फुल फॉर्म क्या है, हमको जूस की फुल फॉर्म जाननी है। तो जूस की फुल फॉर्म है आपकी जूस, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जुपिटर, जुपिटर जे, यू फॉर जुपिटर, जे और यू फॉर जुपिटर, आई फॉर आईसी, जे यू फॉर जुपिटर, आई फॉर आईसी, और फिर मून एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या है पूरी फुल फॉर्म इसकी, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका क्या मतलब, जो जुपिटर के आईसी मून है, आईसी मतलब जो जुपिटर के बर्फ वाले मून हैं उनको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर मतलब करना, उनको देखना, उनको जाके सब कुछ मतलब उसको देखना बेसिकली। ओके, तो एक्सप्लोर का मतलब उसको देखना होता है ना। तो जो जुपिटर का जो ये जो जुपिटर के मून्स हैं, जो आईसी मून्स है जुपिटर के, जिन पे बर्फ जमी हुई है, उनको जाके चेक करना, ये इस मिशन की फुल फॉर्म है। क्या है इस मिशन की फुल फॉर्म, जे यू फॉर जुपिटर, आई फॉर आईसी और सी फॉर मून एक्सप्लोरर। ओके, तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ओके, तो ये वाले मैंने आपको बता दिया, इसमें आप सारा कुछ समझ गए होंगे, ऐसा है मुझे। चलिए, हाँ एक चीज बता देता हूँ, ये जो सैटेलाइट बनाई गई है जूस मिशन के द्वारा, ये सैटेलाइट बनाई गई है जर्मनी के द्वारा। इसको जो टेस्ट किया है वो किसने किया है, वो फ्रांस ने टेस्ट किया है। किसने टेस्ट किया, फ्रांस ने टेस्ट किया है, और बनाई गई है आपकी जर्मनी के द्वारा। ये लॉन्च कब होगा, ये लॉन्च होगा आपका अप्रैल 2023 में। और जब अप्रैल 2023 में लॉन्च होगा तो वहां तक कब तक पहुंचेगा आपका, जुपिटर के पास तक, ये जुपिटर के पास तक पहुंचेगा 2024 में। बहुत दूर है भाई, बहुत टाइम लगता है पहुंचने में, ऐसे नहीं पहुंच जाता कि आप छोड़ा कल पहुंच गया। अप्रैल 2023 में छोड़ा जाएगा, लॉन्च होगा, 2024 तक पहुंचेगा वहां पे। ओके, और फिर हाँ, ये लॉन्च कहां से किया जाएगा ये भी पता होना चाहिए, किस रॉकेट में लॉन्च किया जा रहा है और कहां से लॉन्च किया जाएगा। तो जहां से लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है फ्रेंच गोयना। एक जगह है फ्रेंच गोयना, यहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन है यूरोप का, वहां से लॉन्च किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करंट अपडेट्स में आपको, ये तो मुझे याद नहीं, मॉर्निंग में इवनिंग में एक न्यूज बताई थी, डेट भी याद नहीं कब बताई थी मैंने। तो उसमें क्या बताया था कि जो आपका यूरोप है, यूरोप इसने एक नया जो है लॉन्चिंग स्टेशन बना लिया है। कहाँ पे, स्वीडन जो एक जगह है, स्वीडन जो एक देश है, कहाँ पे, स्वीडन देश यूरोप में, यहाँ पे एक नया जो है लॉन्चिंग स्टेशन बना लिया है। क्यों, क्योंकि इनके पास खाली एक ही लॉन्चिंग स्टेशन था फ्रेंच गोयना में, और यहाँ पे सारा प्रेशर आता, जितनी भी सैटेलाइट वगैरह जो भी कुछ होती थी सब यहीं से जो है लॉन्च की जा रही थी। तो इस जो ये पूरा बर्डन इसके ऊपर पड़ रहा था ना, इसके ऊपर जो सारा बोझ पड़ रहा था, इसको बांटने के लिए ये एक नया जो है लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया है स्वीडन में। किसने बनाया, यूरोप ने। पर जो ये वाला जो मिशन है, जूस मिशन जो है, ये जो है फ्रेंच गोयना से लॉन्च किया जाएगा। ओके, कब, अप्रैल 2023 में फ्रेंच गोयना से ये जो है लॉन्च किया जाएगा। ओके, ये जो आपका पूरा मिशन है। और इसमें कुछ बताने लायक रह गया है, मैंने बता दिया, जूस की फुल फॉर्म बता दी, कहां जा रहा है ये बता दिया, कब लॉन्च हो रहा है, कैसे कैसे लॉन्च हो रहा है, हाँ सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। हाँ एक चीज रह गई है, ये रॉकेट कौन सा यूज होगा, है ना, रॉकेट भी तो पता होना चाहिए। रॉकेट का नाम है आपका, रॉकेट का नाम है एरिनिया 5, रॉकेट का नाम है आपका एरिनिया 5। ठीक है, रॉकेट जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर लॉन्च करने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसरो की बात करूं, इंडिया की स्पेस एजेंसी जो इसरो है ना, जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च करती है अंतरिक्ष में, तो जैसे इंडिया के पास जो इसरो के पास कौन कौन से रॉकेट्स हैं जो वो लॉन्च करती है, एक रॉकेट है इसरो के पास PSLV के नाम से, ठीक है, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। एक है इसरो के पास यहां पे लिख देता हूं GSLV के नाम से, दूसरा है, एक है हमारे पास GSLV के नाम से, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ऊपर क्या है, PSLV का मतलब पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ओके, लॉन्च व्हीकल इसमें लगा हुआ है, तो ऐसा कोई व्हीकल जो सैटेलाइट को लॉन्च करे उसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। तो ये दो है हमारे पास, ठीक है, एक SLV भी है, ठीक है, सीधे सीधे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पर ये जो है इसको बहुत कम यूज किया जाता है।
है ना। अगर मान लीजिए सैटेलाइट आपकी हल्की है, कम वजन की है, तो पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च की जाती है, इसरो के द्वारा। और अगर ज्यादा वजन की है तो किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, जीएसएलवी के द्वारा। तो ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च की जा रही है। ओके, मतलब ये जो हमारे लॉन्चिंग रॉकेट है, कौन कौन सा, पीएसएलवी और जीएसएलवी। उसी तरह जो आपकी जूस स्पेस मिशन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, यूरोप के कौन से उसमें लॉन्च किया जा रहा है, रॉकेट में, एरिना 5 रॉकेट में। तो ये आपको पता होना चाहिए, एरिना 5 रॉकेट में लॉन्च किया जा रहा है। फ्रेंच गुयाना जो स्पेस स्टेशन है वहां से लॉन्च किया जा रहा है, जो लॉन्चिंग स्टेशन है, अप्रैल 2022 में लॉन्च किया जा रहा है, 2023 में लॉन्च किया जा रहा है, 2024 में वहां तक पहुंचेगा। और जूस मिशन मैंने आपको बता दिया, इसकी फुल फॉर्म बता दिया आपको। इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है। और किस किस पे उस पे जाएगा, ये जो 3 मैंने आपको मून बता दिए, ओके, इन मूनों पे जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज क्या है, स्पेस एक्स लॉन्चेस 51 स्टारलिंक सैटेलाइट्स फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये कहां की कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये मतलब गवर्नमेंट द्वारा फंडेड नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है। कहां की प्राइवेट कंपनी है, यूएसए की। यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है आपकी, कौन सी, स्पेस एक्स। इन्होंने जो इनका एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के लिए 21 सैटेलाइट जो है लॉन्च किए हैं। कहां से, कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया कहां पे पड़ता है, कैलिफोर्निया भी आपका यूएसए में पड़ता है। ओके, कैलिफोर्निया आपका यूएसए में पड़ता है। अगर यूएसए का आप मैप देखेंगे तो जो पैसिफिक ओशियन है, आपको प्रशांत महासागर वहां पे पड़ता है। प्रशांत महासागर जो ये वाला, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे हल्का सा मैप बना के दिखा दूं यूएस का, ये ऐसे मैप हो गया है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ये मैप हो गया। तो आपका ये कैलिफोर्निया कहां पड़ेगा, ये कैलिफोर्निया आपका यहाँ पे पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर कनाडा है, ये अलास्का हो गया, ये आपका यूएसए हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया। तो ये यूएसए है आपका, ये तो यूएसए में यहाँ को कहीं कैलिफोर्निया पड़ेगा। ये जो है, ये जो सारा पानी वाली बॉडी है, क्या है, ये है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। तो कैलिफोर्निया यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ से लॉन्च किया गया है, कैलिफोर्निया से ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया, 51 सैटेलाइट ये लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया, स्पेसएक्स ने। किसकी सैटेलाइट है, कौन सा मिशन है, स्टारलिंक। ये स्टारलिंक मिशन क्या है, ये पता होना चाहिए पहले। स्टारलिंक मिशन क्या है, ये इंटरनेट प्रोवाइडिंग, फास्ट स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो है मिशन है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में बहुत सारी सैटेलाइट का एक पूरा जाल सा बुन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ ऐसे पूरा एक सैटेलाइट से पूरा एक चादर सी बुन दी जाएगी, है ना। ये जो सैटेलाइट है एक दूसरे से लिंक्ड होगी। फिर कैसे क्या होगा कि अगर आपको इंटरनेट चाहिए स्टारलिंक का, तो आप ऑर्डर करोगे, है ना, जो भी पैसे वगैरह होंगे वो सब हो जाएगा। बहुत महंगा पड़ता है वैसे, पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके नॉर्मल होते हैं ना ये वाईफाई वगैरह, ये जैसे जो होते हैं, इनके लिए टावर वगैरह लगाने पड़ते हैं, स्टेशन लगाने पड़ते हैं, इनके एंटीना वगैरह लगाने पड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपने जैसे स्टारलिंक का ऑर्डर किया आपने इंटरनेट, तो ये आपको जो है सामान भेज देगा। उस सामान में एक छतरी होगी, जैसे डिश की छतरी आती है ना, ऐसी एक छतरी होगी, वो आप लगा देंगे ऊपर, और ये जो छतरी है सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगी, और सैटेलाइट के द्वारा फिर हमको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किसी चीज का डिफरेंस नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा इसमें। ओके, कितने प्रोवाइडर है, मतलब कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने यूज नहीं कर रहे हैं, इस चीज का कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो इस वजह से बहुत फास्ट इंटरनेट होगा, इसीलिए इतना महंगा भी होगा, बहुत महंगा भी होगा। वैसे भी यूएस की कंपनी लॉन्च कर रही है, इंडिया की कोई कंपनी लॉन्च करती तो फिर भी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ होता भी, हालांकि महंगा ही होता हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ होता है। यूएस की कंपनी कर रही है तो हमारे स्टैंडर्ड से मुकाबले तो वैसे ही बहुत ऊपर होगा। डॉलर्स में पैसे कटेंगे जब उसको आप लोगे, तो समझ रहे हो, डॉलर्स में खर्च होगा पैसा। तो ये जो स्टारलिंक है मैंने आपको बता दिया। अब स्पेसएक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। स्पेसएक्स क्या है, देखिए स्पेसएक्स जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है। कहां की, एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंपनी है प्राइवेट, यूएसए की। देखिए इसके सीईओ कौन है, आपके इसके स्पेसएक्स के मालिक कौन है। देखिए आपने नाम सुना होगा इलॉन मस्क, आपने टेस्ला की गाड़ियों का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे हैं टेस्ला की जो गाड़ियां होती हैं। या फिर आपने जो ट्विटर है ना, जिस पर ट्वीट्स वगैरह करते हैं, उसके जो वो किसने खरीदा है इस टाइम पे, जिसने वो खरीदा है उस आदमी का नाम क्या है ना। पहले तो खरीदा नहीं, जो अब खरीदा है, अब जो खरीदा, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन थी, अब जो खरीदा है वो किसने खरीदा है, वो खरीदा है आपके इलॉन मस्क ने। तो इलॉन मस्क जो है वही तो अब ट्विटर के मालिक हो गए, वही टेस्ला के मालिक हैं, और वही ये स्पेसएक्स के मालिक है। ओके, इलॉन मस्क। तो उन्हीं का ये जो ये स्पेस एक्स है, इसी का ये जो है स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, इसी का है, जो हाई इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए यूज होगा। और इसलिए अभी अपनी 51 सैटेलाइट जो है लॉन्च हुई है कैलिफोर्निया से। ओके, अब ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है तो ये भी किसी रॉकेट में लॉन्च हुई होंगी। जैसे मैंने बताया, ये जो सैटेलाइट लॉन्च होती है अरीना 5 रॉकेट में लॉन्च हुई थी, ये जो जूस सैटेलाइट लॉन्च होगी। फिर मैंने इंडिया के लॉन्चिंग व्हीकल बताए थे आपको, जीएसएलवी, पीएसएलवी। इसी तरह जो ये स्पेस एक्स है, इसके भी लॉन्चिंग व्हीकल होंगे, इसके भी रॉकेट होंगे, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं, रॉकेट्स होंगे, ठीक है, वही लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट्स। इसके का क्या नाम है, फैल्कन 9। ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है, ये यूज किया जाएगा इन सैटेलाइट्स को
मतलब अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए फैल्कन 9। ये फैल्कन 9 जो है रॉकेट डिजाइन और बनाया डेवलप किया गया किसके द्वारा, आपका स्पेसएक्स के द्वारा। ये पहली बार 2012 में लॉन्च किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले ये इसके बारे में, फैल्कन 9 के बारे में, तो 2012 में लॉन्च किया गया था। और ये दुनिया का अकेला ऐसा रॉकेट है जो रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब देखिए, जब सैटेलाइट कोई लॉन्च होती है, यहां से जमीन से कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई, तो उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई रहती हैं जो उसको नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करती हैं। काम क्या होता है रॉकेट का, जो सैटेलाइट है उसको, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना। फिर अंतरिक्ष में जाने के बाद तो अपने आप तैरती है, ठीक है, वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई गुरुत्वाकर्षण तो होता नहीं है, तो उसकी वजह से अपने आप वो तैरती है, नीचे से उसको ऑपरेट किया जाता है किधर चलना है। ठीक है, रॉकेट का काम क्या है कि जहां नीचे से, जहां से वो छोड़ी गई है वहां से और अंतरिक्ष तक छोड़ना। उसके बाद रॉकेट वगैरह से सब हट जाते हैं, अलग, वो हट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली तो हट के नीचे गिर जाते हैं, तो इसीलिए जो ये छोड़े जाते हैं, जितने भी ये छोड़े जाते हैं रॉकेट्स वगैरह, ऐसी जगह पे छोड़े जाते हैं जहां पे आसपास समुद्र हो, तो जो भी गिरेंगे सब समुद्र में गिर जाएंगे, किसी के ऊपर नहीं गिरेंगे, है। जैसे ये भी मैंने आपको क्या बताया, कैलिफोर्निया में छोड़ा गया, इस साइड में भी इतना बड़ा समुद्र है, ठीक है, इसलिए छोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो फैल्कन 9 है, ये जो है रीयूजेबल है। रीयूजेबल कैसे, जैसे ऊपर गया तो अलग होके ना, ये कहीं भी गिरता नहीं है, ये अलग होके फिर धीरे धीरे करके वहीं नीचे आ जाता है जहां से छोड़ा जाता है। और जब नीचे आ गया, फिर इसको कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको दोबारा से रिपेयर करके और दोबारा से यूज कर सकते हैं इसको, उसी रॉकेट को। तो इससे ये जो है रीयूजेबल रॉकेट है, इसको ऐसे रीयूज कर सकते हैं, है ना। और कोई ऐसा रॉकेट अभी तक नहीं है पूरी दुनिया में जिसको रीयूज किया जा सके। ठीक है, इसको रीयूज कर सकते हैं। हमारी जो इसरो है ना, इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी काम कर रही है रीयूजेबल रॉकेट के लिए। ठीक है, इससे क्या फायदे हैं, बहुत सारा पैसा बचेगा, है ना। इतना सारा जो समुद्र में जंग फैल रहा है, जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि समुद्र में गिर रहा है, भले ही नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहा, मतलब हम लोगों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जमीन पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जो वहां पे तो कबाड़ा पड़ रहा है, समुद्र में तो आपका कबाड़ा भी पड़ रहा है, और जो वहां पे जानवर रहते हैं आपके, मछली ये सब जो जानवर रहते हैं, मछली वगैरह रहते हैं वहां पे, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये रीयूजेबल बनाए गए ताकि ये ऊपर जाए और ये ऐसे ही वापस आ जाए लौट के, तो इनको कलेक्ट करके इनको दोबारा यूज करा जा सके। इससे पैसे भी बचेंगे और एनवायरमेंट को भी, आपको समुद्र को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, जो आपके ओशियंस है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। आशा है मेरे को आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में, जैसी वीडियो अपलोड होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं सीधे आपको समझाऊंगा। कल सुबह की जो 25 जनवरी की जो वीडियो होगी ना, सुबह 8 बजे की करंट अपडेट्स की, उसमें मैं आपको सबसे पहले आपका पॉइंट समझाऊंगा। और अगर मैं कल सुबह तक आपकी कमेंट नहीं पढ़ा पाया, तो कल शाम की जो 25 जनवरी की इवनिंग की करंट अपडेट्स वीडियो होगी उसमें समझाऊंगा। तो आप जो है पूछिए, आपका काम पूछने का है, मेरा काम बताने का है। मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। जब मैंने आपके दिमाग में ये सब डाल दिया है, तो इसका मतलब इसको पूरा साफ करना भी मेरा ही काम है। ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत परेशानी रह रही है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा, वो साफ करना भी मेरा काम है। ओके, तो आप जो है निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, जो उसकी वीडियोस है उसको लाइक करिए, उनको शेयर करिए। आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भेजिए, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल का फायदा उठा सके और हमको भी थोड़ा फायदा हो। हमारा चैनल ग्रो करेगा तो हम जो है और ज्यादा टीचर ला सकते हैं, और ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, और ज्यादा जो हमारे एरियाज है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे करंट अपडेट्स की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।